बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इल्म हासिल करना किसी भी शख्स के लिए मना नहीं है, बल्कि इल्म हासिल करना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब सोचने की बात ये है कि जो इल्म का मंबा है, जो कायनात में सबसे बड़े आलिम हैं, वो अरब में बैठ के ये कह रहे हैं कि आप इल्म हासिल करो, बेशक आपको इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब इसमें जो मुझे समझ आता है कि शायद उस वक़्त अरब से चीन तक का जो सफ़र है, वो बहुत दुश्वार होगा और शायद इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया कि आपको दुश्वार गुज़ार रास्तों से भी गुज़र के अगर कहीं आपको जाके इल्म हासिल करना पड़े, तो आप इल्म ज़रूर हासिल करें। बुज़ुर्ग बताते हैं कि आज से 70-80 साल पहले हर गाँव में तकरीबन स्कूल तो मौजूद होता था, लेकिन प्राइमरी की हद तक, यानी 5 क्लास बच्चा पढ़ सकता था अपने गाँव में। और अगर उससे आगे उसको तालीम जारी रखनी है, तो वो किसी बराबर वाले गाँव या उसके भी आगे वाले गाँव में उसको जाना पड़ता था। यानी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र उसको तय करना पड़ता था। यानी 4-5 किलोमीटर सुबह और 4-5 किलोमीटर शाम को। और उस वक़्त ट्रांसपोर्ट के ज़राए भी कुछ ख़ास नहीं होते थे। मैक्सिमम साइकिल मौजूद होती थी और वो भी किसी-किसी घर में। और यूँ आप समझ सकते हैं कि तालीम हासिल करना उस वक़्त कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो लोग तालीम हासिल करते थे, वो उस तालीम की कदर करते थे। इस वक़्त अगर देखा जाए तो तकरीबन हर नौजवान के हाथ में तालीम हासिल करने का ज़रिया तो मौजूद है, यानी आपका मोबाइल फ़ोन। इससे आप तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे नौजवान इसमें करते क्या हैं? वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पता नहीं कौन-कौन से ऐप डाउनलोड किए हुए होते हैं और वो सारा दिन उसमें अपना टाइम ज़ाया करते हैं। और वो इन ऐप्स में देखते क्या हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं अगर बताऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़। इन टर्मिनोलॉजीज़ का जानना जहाँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, वहीं पे अगर दीगर लोग भी इन टर्मिनोलॉजीज़ को जानेंगे, तो उनको भी फ़ायदा होगा। यकीन करें, कहीं न कहीं ज़िंदगी में कोई न कोई इंश्योरेंस एजेंट आपके हत्थे ज़रूर चढ़ेगा। तो वो जब आपको अपनी कहानी सुना रहा होगा, अगर आप इन टर्मिनोलॉजीज़ को जानते होंगे, तो आप महज़ूज़ होंगे, बल्कि अगर वो कहीं बौंगी मारेगा, तो आप उसको वहीं पे पकड़ लेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलते हैं पहली टर्म की तरफ। तो पहली टर्म है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस अपने फाइनेंशियल रिस्क को किसी दूसरे एंटिटी को या किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करने का जो नाम है, इस मैकेनिज़्म को हम इंश्योरेंस कहते हैं। यानी मैं अपना फाइनेंशियल रिस्क जो है, वो अगर मैं किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो इस अमल को इंश्योरेंस कहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज़ ही ऐसी हैं, जो आपका जो रिस्क है, वो ले रही होती हैं। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरर कहलाती है और आप इंश्योरी कहलाते हैं। और यही अमल अगर हम बैंक के थ्रू कर रहे होते हैं, तो इसको बैंक एश्योरेंस कहते हैं, जिसको उर्फ़ आम में लोग बैंका भी कहते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट इशू करती है। उस डॉक्यूमेंट को हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इंश्योरर क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, वो इंश्योरर कहलाती है और जो इंश्योरेंस ले रहा होता है, वो इंश्योरी कहलाता है। अच्छा, ये लाइफ एश्योर्ड है, चूँकि हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा होता है, उसको हम लाइफ एश्योर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी ओनर। अच्छा, पॉलिसी ओनर बेसिकली मोस्टली हमारे यहाँ वो होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होता है, क्योंकि वो खुद ही पेमेंट कर रहा होता है और उसी की जो लाइफ का जो रिस्क है, वो कंपनी एक्सेप्ट कर रही होती है। यानी मैं अगर इंश्योरेंस लेता हूँ, अपना प्रीमियम मैं खुद पे करता हूँ। प्रीमियम कहते हैं जो हम किस्त देते हैं। अगर मैं अपनी किस्त खुद देता हूँ, तो मैं ही पॉलिसी ओनर हूँ
और मैं ही लाइफ एश्योर्ड हूँ। लेकिन अगर लेट्स से मैं अपने बेटे की पॉलिसी लेता हूँ, अब मेरा बेटा एडल्ट है, 18 साल का है, लेकिन वो काम नहीं करता, जॉब नहीं कर रहा, मैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता हूँ। अगर मैं उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ तो वो कहलाएगा लाइफ एश्योर्ड और मैं कहलाऊंगा पॉलिसी ओनर, क्योंकि पेमेंट मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं पॉलिसी ओनर हूँगा। तो जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है वो पॉलिसी ओनर कहलाता है। वो लाइफ एश्योर्ड भी खुद भी हो सकता है और पॉलिसी ओनर भी खुद हो सकता है। लेकिन अगर उसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, यानी वो किसी के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, तो पॉलिसी ओनर कोई और होगा और लाइफ एश्योर्ड कोई दूसरा होगा। नेक्स्ट है नॉमिनी या बेनिफिशियरी, यानी अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूँ और अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिशियरी कौन होगा, वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम है वो कौन ऐसा बंदा होगा जो वो क्लेम करेगा और वो क्लेम सेटल होके चेक उसके नाम पे बनेगा, तो वो नॉमिनी कहलाता है। और वही बेनिफिशियरी कह लें या नॉमिनी कह लें, यानी जिसको मैं नामजद करूंगा कि अगर मेरी लाइफ को कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, तो इसका जो फायदा है मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का वो मेरे फला नॉमिनी को हो, तो वो जो फला है वो नॉमिनी होगा या बेनिफिशियरी होगा। अब हम बात करते हैं गार्डियन की। इन केस मैंने जिसको बेनिफिशियरी ठहराया है, मैं बिलफर्ज वो छोटा है, वो नॉन अडल्ट है, यानी वो 18 साल से कम की एज का है और अभी तक उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, तो उस सूरत में 18 साल से कम के नॉमिनी की शक्ल में मुझे किसी ना किसी को गार्डियन ठहराना पड़ेगा, यानी उसका कोई ना कोई सरपरस्त। यानी अगर मुझे कुछ हो गया तो नॉमिनी तो वो ज़रूर होगा, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कौन शख्स होगा, वो गार्डियन कहलाता है। यानी 18 साल से कम उम्र का अगर आप किसी को नॉमिनी करेंगे या अगर आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, तो आप फौरन से देखेंगे कि अगर 18 साल से कम का बंदा नॉमिनी कोई बना रहा है तो उसको आप फौरन से कहेंगे कि जी आप अपनी गार्डियन की डिटेल भी दें, तो आप गार्डियन उसका ज़रूर रखेंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये क्लॉज या ये टर्म जो है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उस लाइफ के अगेंस्ट पॉलिसी इशू नहीं करेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई सिंगल लाइफ है, मसलन मैं अब एक सिंगल लाइफ हूँ, अगर मेरे मरने की वजह से किसी शख्स को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, यानी मैं आपको समझाता हूँ, बिलफर्ज मैं सिंगल लाइफ, अभी मैं सिंगल लाइफ नहीं हूँ, मेरा बेटा है और वो छोटा है और मैं घर कमा के लाता हूँ और मेरी कमाई से मेरा घर चलता है, मेरा बेटे का वो स्कूल गोइंग है या जो भी है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो मेरी वजह से पूरे हो रहे हैं। और अगर मैं नहीं हूँ तो अल्टीमेटली उसका एक फाइनेंशियल लॉस हो गया, यानी उसकी लाइफ भी यूँ समझे कि डिस्टर्ब हो गई, उसकी तालीम भी डिस्टर्ब होगी, उसका खाना पीना भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये वो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना, वो मेरा बेटा कहलाएगा। तो अगर मैं सिंगल हूँ और मेरा इर्द गिर्द कोई नहीं है जिसको लॉस हो मेरे जाने की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसी पॉलिसी को इशू नहीं करेगी। यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी मेरा कोई ना कोई ऐसा शख्स होना ज़रूरी है जो मेरे मरने की वजह से इफ़ेक्ट होगा फाइनेंशियली। तो ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हो सकता है बहुत से लोगों को समझ ना आए, ज़ाबत है। हम भी जब शुरू-शुरू में आए तो हमें भी समझ नहीं आया था। तो ये बहुत धीरे-धीरे समझ आता है, तो मैंने इसीलिए बहुत सिंपल करके समझा दिया है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट है प्रीमियम, यानी जो किस्त आप देते हैं, जो इंश्योरेंस करवाने वाला कंपनी को जो किस्त देता है उसको प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट है सम एश्योर्ड। अच्छा, वो जो हम प्रीमियम देते हैं वो उसके अगेंस्ट हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। लेट्स से एक बंदा 1 लाख रुपए देता है और उसकी उसके अगेंस्ट उसको 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है, तो वो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो कहलाता है सम एश्योर्ड। अच्छा, ये कम ज़्यादा हो सकता है,
कवर मल्टीपल इसमें इफेक्ट होता है। प्राइवेट इंडस्ट्री में कवर मल्टीपल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। स्टेट लाइफ में कवर मल्टीपल का जो यूज़ है वो बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज वाले वो समझ सकते हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें कि जो सम एश्योर्ड है वो कवर मल्टीपल की वजह से कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें, एक प्रीमियम होता है और एक जो है आपका सम एश्योर्ड होता है। इन दोनों में से किसी एक को आप वेरिएबल करते हैं और दूसरे को फिक्स करते हैं, तो जो वेरिएबल होता है वो इफेक्ट होता है, जो फिक्स होता है वो तो फिक्स होता है। यानी आपका सम एश्योर्ड कम ज़्यादा हो सकता है, दूसरे लफ्ज़ों में कवर मल्टीपल की वजह से। कवर मल्टीपल ज़्यादा रखेंगे तो आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा होगा, कवर मल्टीपल कम रखेंगे तो आपका सम एश्योर्ड कम हो जाएगा। ये मैं प्राइवेट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ये इंश्योरेंस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अभी तक कवर मल्टीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, नेक्स्ट है सम एट रिस्क। जैसा कि उसकी हेडिंग से जाहिर है कि सम एट रिस्क यानी रिस्क पे कितना अमाउंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स 1 लाख रुपए का प्रीमियम देता है, उसको हम कवर मल्टीपल 20 देते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख रुपया होगा। अब पहले साल जब जैसे ही उसने प्रीमियम दिया तो उसको 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस दे दी। इस वक्त इंश्योरेंस कंपनी के लिए अगर खुदा न खास्ता उसकी पहले साल डेथ होती है तो उसको कितना नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी को? 20 लाख रुपया। ये जो 20 लाख रुपए का नुकसान कंपनी को होने का चांस है, दिस इज कॉल्ड सम एट रिस्क। अच्छा, ये सम एट रिस्क धीरे धीरे कम होता जाएगा। बिलफर्ज अगर वो दूसरे या तीसरे साल एक्सपायर होता है, तो तीसरे साल अगर होता है या दूसरे साल होता है, तो चूंकि वो 2 प्रीमियम दे चुका होगा, उसकी कुछ ना कुछ कैश वैल्यू डेवलप हो चुकी होगी। वो जो कैश वैल्यू है वो उसके जो सम एश्योर्ड है उसमें से जब माइनस कर देंगे, लेट्स से उसकी 50,000 रुपया कैश वैल्यू उसकी जो है वो डेवलप हो गई है दूसरे साल पे जाके, तो अब उसका जो सम एट रिस्क है वो है 19,50,000 रुपया। तीसरे साल लेट से उसकी जो कैश वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपया हो गई है। तो अब तीसरे साल पे जो कंपनी का जो सम एट रिस्क है वो 18.5 लाख रुपया हो जाएगा। यानी 1.5 लाख रुपए की तो उनके पास वैल्यू मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ होता है तो कंपनी को 20 लाख रुपए जो पे करना है 20 तो पे करेंगे, लेकिन 1.5 लाख रुपया उनके पास मौजूद है। तो यानी जो अमाउंट कंपनी का रिस्क पे होता है दैट इज कॉल्ड सम एट रिस्क। नेक्स्ट है फ्री लुक पीरियड। अच्छा, ये फ्री लुक पीरियड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा होता है, लेकिन हमारे फील्ड के बहुत से लोग ये बताते नहीं है। ये आपको बता देना चाहिए। अगर इन केस कोई कोई शेकी है, कोई समझ रहा है कि यार पता नहीं ये बंदा मेरे साथ क्या करेगा, ये पॉलिसी में ली है मैंने, सही है ये गलत है, आप उसको शुरू में बता दें कि यार आपके पास एक चांस है, जिस दिन आपकी फाइल आएगी उसके बाद आपको 14 दिन मिलते हैं। अगर इन केस आपको ये फाइल पढ़ने पे आपको पसंद नहीं आया, ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आया, आपको इसको अल्टर करना चाहते हैं या बिलफर्ज इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, अल्टर तो वो कभी भी कर सकता है, लेकिन अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो ये जो 14 दिन का पीरियड है ये गुजरने के बाद वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। ये जो फ्री लुक पीरियड है ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के 14 दिन बाद तक ये जो है वो आपके पास एक पीरियड होता है, आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए मोस्टली जो कंपनीज हैं वो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो एजेंट के हाथ में नहीं देती, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिस्पैच किए जाते हैं ताकि एक रिकॉर्ड डेवलप हो जाए कि फलां डेट को पॉलिसी डॉक्यूमेंट उस शख्स के पास पहुंच गए, और अगर खुदा न खास्ता उसको वो पॉलिसी कैंसिल करनी है और अगर वो उसको महीने के बाद होश आता है तो उसकी पॉलिसी कैंसिल नहीं होती, क्योंकि उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इस पॉलिसी को 14 दिन के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हैं, आपका 100% जो अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये है फ्री लुक पीरियड। आगे हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। आपने इंश्योरेंस ले ली, फर्स्ट प्रीमियम आपने पे कर दिया, अब आपके पास सेकंड प्रीमियम का टाइम आ गया। सेकंड प्रीमियम का जैसे ही आपका टाइम आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी पॉलिसी 1 जनवरी को इशू हुई है। अब आपके पास नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी आ गया, आपने
प्रीमियम पे करना है, आपका प्रीमियम ड्यू हो गया 1 जनवरी को, आपके पास 31 जनवरी तक यानी 30 डेज का टाइम आपके पास मौजूद है। 30 या 31 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू नहीं होती है। अगर आपने 30 दिन के बाद प्रीमियम पे किया यानी अगर 1-2 दिन गुजर गए तो आपकी पॉलिसी चली जाएगी लैप्स कंडीशन में। लैप्स मीन्स डेड। अच्छा, जब आप 32 या 33 दिन के बाद जब आप प्रीमियम पे कर चुके होंगे, आप तो तसल्ली में हैं कि आपका प्रीमियम पे हो गया और मेरी पॉलिसी ओके है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो जो प्रीमियम आपने पे किया है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्ड हो जाता है। जब तक आप उसको फॉलो अप नहीं करते तब तक वो आपका प्रीमियम उस पॉलिसी के साथ मैच नहीं होता। हो सकता है कंपनी आपसे रिक्वायर करे कि आप एक DHO यानी डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ आप हमें प्रोवाइड करें, यानी आप ठीक ठाक हैं। इन 30 दिनों में अगर आपने पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो पे नहीं किया तो इसका मतलब है खुदा ना खास्ता आप कहीं बीमार तो नहीं थे, आप कहीं जाने वाले तो नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी को ये थ्रेट होता है, जिस वजह से ये ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि इस ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर आप अपना पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आप पे कर दें। और अगर इसके बाद अगर आपने पे किया तो आपका जो प्रीमियम है आपने तो पे कर दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो बेकार है, वो इंश्योरेंस कंपनी में पड़ा रहेगा आपकी अमानत के तौर पे, और आपकी पॉलिसी डेड है। और इस सूरत में अगर खुदा ना खासा डेथ होती है तो क्लेम निश्ता। इसलिए आप अपनी जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो विद इन 30 डेज आप पे कर दिया करें। नेक्स्ट, लैप्स पॉलिसी। मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलिसी लैप्स है वो कब होती है। अगर आपने पहले प्रीमियम के बाद यानी दूसरा प्रीमियम जो आपने देना है वो 30 दिन के अंदर अंदर देना है। थर्ड ईयर में आपके ऊपर ये शिक हट जाती है, उसके बाद आपको फाइन लग जाता है। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री है तो वहां पे कोई इशू नहीं है, वो जो फाइन वाइन है वो अंदर से काट लेते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अगर स्टेट लाइफ है तो आपको फाइन पे करना पड़ता है। अगर 30 दिन के बाद आप पेमेंट करते हैं अपने प्रीमियम की तो वहां पे आप फाइन पे करते हैं। ये स्टेट लाइफ में जो लोग प्रीमियम पे करते हैं उनको पता है कि वो फाइन कैसे हटता है। वो थोड़ा बहुत 1-2 महीने का होता है तो वो तो फिर तो हट जाता है और वो कहीं ना कहीं पे सिफारिश वगैरह चल जाती है। लेकिन अगर वो लंबा है 2 महीने का 3 महीने का है तो फिर उसमें क्या होता है कि वो फाइन आपको पे ही करना पड़ता है। जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री में वो इंटरनली एडजस्ट कर लिया जाता है, ऐसा नहीं है, माफी कहीं नहीं है, ठीक है। कोई हाथ से ले लेता है, कोई अंदर से काट लेता है। तो ये पॉलिसी लैप्स होने से आप बचाएं, ताकि अगर पॉलिसी लैप्स कंडीशन में है तो उस सूरत में क्या है कि वो आपको क्लेम नहीं मिलता है। नेक्स्ट है रीइंस्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आप इसको रीइंस्टेट कैसे करेंगे? आप वही एक डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, एक डॉक्यूमेंट है कंपनी की तरफ से इशू होता है, वो आप भर के देंगे। आप बताएंगे कि मैं अभी तक ठीक हूँ। हो सकता है कंपनी आपसे एक माइनर सा मेडिकल भी मांग ले कि हमारे फलां डॉक्टर से जाके आप मेडिकल करवाएं और वो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं, पता चले कि आप बिल्कुल वैसी कंडीशन में है जैसी कंडीशन में आज से साल पहले हमने आपको पॉलिसी दी थी। तो ये फिर आपकी जो पॉलिसी है वो रीइंस्टेट हो जाती है, यानी कि वो फिर से जुड़ जाती है। अब पॉलिसी रीइंस्टोर होने के बाद अगर कुछ होता है खुदा ना खास्ता डेथ वेथ तो उस सूरत में क्लेम जरूर मिल जाता है। पॉलिसी फीस, ये जो पॉलिसी फीस है ये स्टेट लाइफ में तो 100 रुपीज़ है जो आपके प्रीमियम में एडजस्ट हो जाती है। और ये पहले प्रीमियम से लेके आखिरी प्रीमियम तक हर प्रीमियम में जुड़ी हुई होती है 100 रुपये का पॉलिसी फीस आपको देना ही देना पड़ती है। वो आपको खैर वो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं है, आपको फील भी नहीं होता। 100 रुपये में तो अब आजकल तो चाय भी नहीं मिलती है। अच्छा चलिए, खैर नेक्स्ट है इशू डेट। जिस दिन आपकी पॉलिसी इशू होती है उसको हम इशू डेट कहते हैं। इन केस मैं आपको समझाता हूँ, आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए, कोई भी एजेंट अगर आपके पास आया है और उसने आपके डॉक्यूमेंट फिल कर लिए और आपने प्रीमियम का चेक भी उसको दे दिया, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी पॉलिसी हो गई है तो ऐसी बात नहीं है। वो डॉक्यूमेंट और आपका चेक वो इंश्योरेंस कंपनी में जाता है। इंश्योरेंस कंपनी उसको अंडरराइट करती है, आपके फॉर्म को देखती है
कि आया ये जो फॉर्म फिल किया है इसमें मेडिकल कंडीशन जो लिखी है वो कैसी है, इसकी हाइट, वेट, चेस्ट जो भी है, जितनी भी जो चीज़ें आप फिल करते हैं और ये जो एजेंट आपका फिल करता है उन सब को आपकी जो जॉब है उसको भी देखा जाता है कि जॉब क्या है। और अगर खुदा न खास्ता जॉब कोई रिस्की है तो आपको जो प्रीमियम है वो कम ज़्यादा यानी वो कम तो नहीं होगा, वो तो ज़्यादा ही होगा। तो वो जो प्रीमियम है वो भी इफेक्ट हो सकता है वो आपको उसके बाद आपसे मज़ीद प्रीमियम मांगे या वो आपका सम एश्योर्ड कम कर दें। तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये यूँ समझिए कि 2 दिन का, 4 दिन का, या अगर वो आपका मेडिकल आ जाता है और आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है अभी तक आपकी पॉलिसी इश्यू नहीं हुई है। यानी जब तक ये सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आपकी पॉलिसी इश्यू नहीं होती है। हो सकता है इसमें आपको 10 दिन लग जाएँ, 15 दिन लग जाए ना, महीना भी लग सकता है, हो सकता है आपके पास टाइम ना हो। तो ये जितना भी टाइम ये जो गुज़रता है ये टाइम आपका वो पॉलिसी के बगैर गुज़रता है। जिस डेट को अंडरराइटर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, जो अमाउंट मैंने ली है वो अमाउंट इस सम एश्योर्ड के अगेंस्ट इनफ है और इसकी हेल्थ कंडीशन ठीक है और मेडिकल की रिपोर्ट हमने देख ली है, तो अब जो पॉलिसी जिस डेट को इशू होती है दैट इज कॉल्ड इशू डेट। नेक्स्ट है मैच्योरिटी डेट। लेट्स से मोस्टली जो प्राइवेट इंडस्ट्री में मोस्टली 10 साल की पॉलिसी बेच रहे होते हैं हम लोग, और जो स्टेट लाइफ में वहाँ पे 20 साल से कम की पॉलिसी इसलिए भी नहीं बेची जाती कि जो एजेंट बेचारा काम कर रहा होता है, जो इतनी मेहनत करता है, अगर 20 साल के कम की पॉलिसी अगर वो बेचेगा तो उसका ऑब्वियसली उसको जो कंपनसेशन मिलता है वो भी कम होता है। इसलिए स्टेट लाइफ में मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि 20 साल के लिए पॉलिसी बेची जाए। और 20 साल की पॉलिसी बेचने का फ़ायदा सिर्फ एजेंट को ही नहीं है, क्लाइंट को भी फ़ायदा है। 20 साल के बाद उसको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल जाता है। जी, मैच्योरिटी वैल्यू। अच्छा, जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जितने भी आपने प्रीमियम दिए हुए हैं, हर प्रीमियम पे आप कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करते हैं। वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बाय करते हैं, तो आप यूनिट रेट्स के साथ जो भी मैच्योरिटी डेट है आपकी, उस दिन का जो रेट है, उसके साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू निकल आती है। तो यानी प्राइवेट इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ईज़ी है कि आप अपनी जो मैच्योरिटी वैल्यू है, वो आप नंबर ऑफ यूनिट्स पूछें और उस दिन का रेट आपको वेबसाइट पे मौजूद होता है और आप उस वक़्त अपनी अपनी जो मैच्योरिटी वैल्यू है, वो घर बैठे मालूम कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं स्टेट लाइफ़ की, तो स्टेट लाइफ़ की मैच्योरिटी वैल्यू ज़रा कैलकुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इसमें 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की जो पॉलिसीज़ हैं वो मैंने उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें क्या बनती है, वो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। अगर कोई देखना चाहे तो आपको उसमें आप देख सकते हैं। तो जो मैच्योरिटी वैल्यू है यानी ये वो वैल्यू है जो आपको फाइनली जो मैच्योरिटी डेट को आपको दे दी जाती है। वो आप क्लेम देर से हो सकती है, उसमें आप अगर हो सकता है आप विदिन अ वीक करें, हो सकता है आप विदिन अ ईयर करें, विदिन अ मंथ करें, वो डिपेंड करता है कि आप कब क्लेम करते हैं। बट जो भी आपकी मैच्योरिटी डेट है, उस डेट को जो भी वैल्यू बनती होगी, वही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कहलाती है। सरेंडर वैल्यू। अच्छा, सरेंडर वैल्यू जैसे आप मैच्योरिटी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, मैं प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करता हूँ कि एक कट डेट होती है जिस दिन आपकी मैच्योरिटी डेट होती है, तो उस डेट को जो भी आपका जो यूनिट प्राइस है, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू निकल आती है। ऐसे ही सरेंडर वैल्यू है, जिस दिन आपकी पॉलिसी सरेंडर हो रही होती है, उस डेट को जो भी आपको एक कॉल बैक भी आती है कंपनी की तरफ से, एक कॉल बैक आती है कि आपने अपनी पॉलिसी सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दी है, आज का ये रेट है और आपके ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, हम आपकी पॉलिसी सरेंडर कर दें। तो जब आप बताते हैं कि जी सरेंडर कर दें, तो उस डेट का जो रेट जो भी उसका जो कैलकुलेशन है आपको बता दी जाती है कि आपका आज के मुताबिक ये आपकी कैलकुलेशन बनती है, तो हम आपको इसका चेक बना रहे हैं। तो वो 2-4-6 दिन के बाद आपके पास वो चेक आ जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं उसमें स्टेट लाइफ की,
तो स्टेट लाइफ की जो सरेंडर वैल्यू है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है उसको कैलकुलेट करना। वो एक्चुअली वाले करते हैं। एक्चुअली उसमें होता ये है कि अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और अगर आपने बीच में अगर 10 साल से पहले आप सरेंडर कर रहे हैं, तो आपके जो रेट्स हैं, जो बोनस रेट्स हैं, वो चेंज होके 10 साल वाले हो जाते हैं। और अगर आप 10 साल के बाद 15 साल के अंदर-अंदर अगर आप उसको सरेंडर कर रहे हैं, तो जो रेट हैं वो 10 से 15 साल वाले कैलकुलेट होते हैं। और अगर आपने 15 साल के बाद अगर आप उसको सरेंडर कर रहे हैं, तो 15 से 20 साल वाले रेट लगते हैं। तो ये यानी इसकी जो मैच्योरिटी है, अपना सरेंडर वैल्यू है, वो डिफरेंट टाइम्स पे चेंज होती रहती है। तो उसको आप इतनी जल्दी कैलकुलेट आप घर बैठे नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सरेंडर वैल्यू है वो स्टेट लाइफ में डिफरेंट है उसकी कैलकुलेशन, और जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री में इट्स वेरी इजी। पार्शियल सरेंडर या पॉलिसी लोन। अब स्टेट लाइफ में अगर हम देखते हैं तो जो हमारी कन्वेंशनल पॉलिसीज़ हैं, कन्वेंशनल में पॉलिसी लोन कहलाता है, क्योंकि हम उसमें बीच में से अगर कुछ पैसे लेना चाहते हैं तो हम लोन लेते हैं। पॉलिसी लोन लेता है क्लाइंट, और उसके अगेंस्ट फिर जब वो वापस करता है, रीपे करता है, तो उसमें उसको थोड़ा बहुत जो है वो मार्कअप देना पड़ता है। वो वेरिएबल होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आजकल वैसे मुझे पता नहीं है। और अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्शियल सरेंडर कहलाता है। जैसे मैंने आपको सरेंडर बताया कि अगर आपको फुल सरेंडर करना है तो कभी भी आप अपने पैसे लेके निकल सकते हैं। वो पैसे आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप पॉलिसी चलते रहने देना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपने 10 साल की पॉलिसी ली है और आपका कोई ऑब्जेक्टिव है कि 10 साल के बाद मुझे ये सर जो मैच्योरिटी करवा के तो मुझे मेरा ये काम हो जाएगा बिलफर्स्ट, तो अब इसलिए आप सेविंग के लिए करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप पॉलिसी चलती रहने देना चाहते हैं और बीच में से अगर आप कुछ उसमें से कुछ रकम निकालना चाहते हैं, तो उसको हम पार्शियल सरेंडर कहते हैं। वो पार्शियल सरेंडर भी ऐसे ही होता है, आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी आपको, लेट्स से अगर आपने जो अप्लाई किया बिलफर्स्ट 2 लाख रुपए के लिए, अब आपके जो उस दिन का जो भी यूनिट रेट होगा, आप 2 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे उस यूनिट रेट से, तो उतने यूनिट जो है ना वो आपके यूनिट कम हो जाएंगे। यानी आपके बिलफर्ज 1000 यूनिट है, तो बीच में से हम एज्यूम करते हैं कि आप 1000 यूनिट है आपके पास और आपका 100 रुपये का एक यूनिट है, और अगर आपने 2 लाख रुपया निकालना है तो आप उस 1000 यूनिट का मतलब ये है कि आपका 10 लाख रुपए आपके पास मौजूद है। अगर आपने 2 लाख निकाला तो इसका मतलब है उसके बाद आपके पास 800 यूनिट बच जाएंगे। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया कि पार्शियल सरेंडर आप कैसे करते हैं। यानी आपने जितना अमाउंट आपको चाहिए है उसको डिवाइड करते हैं यूनिट प्राइस से, तो और आपके पास जो बचे हुए यूनिट हैं वो आपकी पॉलिसी की वैल्यू बच जाती है, और बाकी आपका 2 लाख रुपया चेक बन के आपको मिल जाता है। तो ये कहलाता है पार्शियल सरेंडर या पॉलिसी लोन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी बहुत सारी टर्म्स पे बात करना बाकी है, जैसे नॉन फॉर फ्यूचर क्लास क्या है, अंडरराइटिंग क्या है, एक्स्ट्रा राइडर्स क्या है, वगैरह वगैरह। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।